तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। और आयनिक साम्य में जनरली ये दो तरह के क्वेश्चन ही एग्जामिनर फर्स्ट ग्रेड में पूछ रहा है। या तो वो आपको पीएच दे रहा है या आपको कोई सॉल्ट दे रहा है और कह रहा है कि बताओ इस सॉल्ट को अगर हम पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब आपको 2 इंटू 10 की पावर यहाँ -3 मोलर HCl है, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर HCl। इस सॉल्यूशन की आपको पीएच फाइंड आउट करनी है। अब आप सबको पता है पीएच निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, -log ऑफ H की कंसेंट्रेशन। पीएच जब भी निकालनी हो फिक्स फॉर्मूला है, H की कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेना है। और H की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आपके पास सीधा सा फॉर्मूला होता है Cl। अब आप सबको पता है यहाँ HCl प्रबल अम्ल है, इसीलिए अल्फा 1 होगा। और जो अम्ल की कंसेंट्रेशन होती है वही आपको पता है किसकी कंसेंट्रेशन होती है, H की कंसेंट्रेशन। तो आपको पता चल गया कि यहाँ H की कंसेंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर -3 होगी। अब आपको पहले ही बता चुका, log A इंटू 10 की पावर -b का अगर आप log लेते हो तो वो आता है b माइनस log A। आगे था। तो अब जब आप 2 इंटू 10 की पावर -3 का नेगेटिव लॉग लोगे तो ये आएगा 3 माइनस log 2। और log 2 की वैल्यू आप सबको पता है 0.3010। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उस सॉल्ट को पानी में मिलाकर देख लें। फेरिक क्लोराइड को अगर आप पानी में मिलाएंगे तो फेरिक क्लोराइड पानी में मिलकर एक तो आपको देगा Fe+3 आयन और साथ में देगा 3 क्लोराइड आयन। जो फेरिक क्लोराइड को जब हम पानी में डालेंगे तो ये फेरिक आयन तो ग्रहण करेगा पानी के OH आयन, तो एक तो बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में आपको पता है क्या बनेगा, ये जो Cl- है ये पानी का H+ ग्रहण करेंगे और ये बनाएंगे आपके 3 HCl। अब सबको पता है कि जो डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये तो होते हैं वीक बेस और HCl है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कुल मिलाकर माध्यम अम्लीय हो गया। भाई फेरिक क्लोराइड को जब आप पानी में डालोगे तो दो चीजें बनेंगी, एक तो HCl बनेगा, एक फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है तो ये तो OH आयन कम देगा, लेकिन HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H आयन ज्यादा देगा और H आयन ज्यादा देगा, तो कुल मिलाकर आपका माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट। जब आप सोडियम सल्फेट को पानी में डालेंगे तो आपको पता है एक तो आपको आयन मिलेगा सोडियम आयन और एक आपको मिलेगा सल्फेट आयन। सोडियम सल्फेट को जब आप पानी में डालेंगे तो सोडियम आयन और सल्फेट आयन की पानी से रिएक्शन होगी। एक तो बनेगा NaOH, इससे तो जुड़ेगा पानी का OH और इससे जुड़ेगा आपको पता है H2SO4। तो सोडियम सल्फेट को जब हम पानी में डालेंगे तो एक तो NaOH बनेगा और एक H2SO4 बनेगा। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने ये H आयन देगा उतने ही ये OH आयन देगा, इसीलिए सोडियम सल्फेट का जो विलयन होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछली बार आपसे फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था। ये उसने दो चीजें दे दी, एक एसिड दे दिया और एक आपको बेस दे दिया और उसने कहा कि हमने एसिड और बेस को मिक्स कर दिया। अब आप ये बताएं परिणामी सॉल्यूशन कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हमेशा ये ध्यान रखें जिसके ग्राम तुल्यांक ज्यादा होंगे सॉल्यूशन वैसा होगा। अब यहां पर जो एक तो एसिड है और एक बेस है तो फाइनली जो फॉर्मूला लगता है वो आपको पता होगा N1V1 माइनस N2V2 बराबर क्या लगेगा, NV। क्यों, क्योंकि जो यहां दो चीजें हैं, एक एसिड है और एक क्या है, बेस है। तो एसिड अपने H आयन देगा और बेस क्या देगा, OH आयन। जब एक एसिड और एक बेस हो और आपसे पूछे कि परिणामी विलयन की पीएच निकालो या परिणामी विलयन की पीएच निकालो या परिणामी विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, तो फॉर्मूला N1V1 माइनस N2V2 बराबर क्या लगेगा, NV। अब आपको यहां पर HCl की नॉर्मलिटी और मोलरिटी एक ही बात होती है, तो इसके लिए N1V1 अगर आप करोगे तो आएगा 10 और इसके लिए N1V1 करोगे तो आएगा 5। समझ में आ रहा है भाई, इसके लिए ये 0.2 को 50 से गुना करोगे तो 5 और इसके लिए इसके लिए तो आएगा 10 और इसके लिए क्या आएगा, 5। आ रहा है समझ में, यही था ना डाटा, डाटा यही थे ना बेटा। तो अब आप देख लो 50 इंटू 0.2 माइनस 50 इंटू 0.1
परिणामी विलयन की नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे और आपके पास परिणामी आयतन कितना है 50 और 50 कितना हो गया, ये आपके पास 10 में से कितना चला गया 5, तो ये रह गया 5 बराबर n इंटू 100। तो n बराबर आपके पास आ गया क्या 5 इंटू 1/100, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 की घात -2। समझ में आ गया। ये जो परिणामी विलयन की नॉर्मलिटी निकल के आती है इसका ही आपको क्या लेना है, नेगेटिव लॉग लेना है। तो आप जब 5 गुना 10 की घात -2 का नेगेटिव लॉग लोगे तो ये आएगा 2 - log 5 और log 5 की वैल्यू होती है 0.69। तो 2 में से log 5 गया तो कितना आ गया आपका आंसर 1.3। आ गया समझ में। N1V1 - N2V2 बराबर NV। अगर एक एसिड और एक बेस दे रखा हो तो परिणामी विलयन की नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर लो, फिर उस जो भी परिणामी विलयन की कंसंट्रेशन आए उसी का ही आप नेगेटिव लॉग निकाल। और वैसे भी आप देख लो एसिड के जो ग्राम तुल्यांक है वो बेस के ग्राम तुल्यांक से ज्यादा है। एसिड तो कितना है 10 और बेस कितना है 5। जिसके ग्राम तुल्यांक ज्यादा होते हैं सॉल्यूशन वैसा ही होता है। तो जब एसिड के ग्राम तुल्यांक बेस के ग्राम तुल्यांक से ज्यादा है तो इसका मतलब परिणामी विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। इसीलिए जो पीएच है वो 7 से कम होगी। तो चौथा आंसर तो हो ही नहीं सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जितने एसिड के ग्राम तुल्यांक होते अगर उतने ही बेस के ग्राम तुल्यांक होते तो फिर हम सोच सकते थे पीएच 7 आई। आ रही है बात समझ में। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो अपने प्रबल अम्ल है उन्हीं के लिए ही जनरली पीएच कितनी निकलती है, 0 निकलती है। एक एसिड और एक बेस दे तो सीधा सा फॉर्मूला N1V1 - N2V2 बराबर NV। अब आप सब ये देख लेना यहाँ एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है। अगर एसिड ज्यादा है तो इसका मतलब परिणामी विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। ये जो नॉर्मलिटी निकलेगी ये एच की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। अगर बेस ज्यादा होता किससे, एसिड से, तो परिणामी विलयन फिर क्षारीय होता। फिर ये जो नॉर्मलिटी निकलती, अब जो भी कंसंट्रेशन निकलती वो एसिड की नहीं निकलती, वो बेस की निकलती, तो वो OH की कंसंट्रेशन के बराबर होता। फिर उसका नेगेटिव लॉग लेके पीओएच निकालते और फिर 14 में से माइनस करके क्या निकालते, पीएच निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच बिल्कुल मिनिमम होगी। जब आप सोडियम नाइट्रेट को पानी में डालोगे तो एक तो बनेगा NaOH, इससे तो, और इससे बनेगा HNO3। तो आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस सॉल्यूशन की पीएच तो 7 बनी रहेगी। सोडियम फास्फेट को जब आप पानी में डालोगे तो एक तो बनेगा NaOH और एक बनेगा फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन NaOH किस कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा हो जाएगा। आपका जो अमोनियम क्लोराइड है इसको पानी में डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl बनेगा। आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो 7 से क्या होती है, कम होती है। और पोटेशियम सल्फेट को पानी में डालोगे तो KOH और H2SO4 बनेगा, इसकी तो पीएच 7 ही बनी रहेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का सॉल्यूशन है और उसकी पीएच आपको दे रखी है 3 और वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको अम्ल की कंसंट्रेशन बतानी। अब आप सबको पता है पीएच पता होता है तो हम H आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। H आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है 10⁻⁻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 ⁻
वो किसके बराबर है, 10 की घात -3 के बराबर। आगे समझ। अब हमें पता है H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है, तो यहां जो मुझे एच आयन मिलेंगे, एच आयन की कंसंट्रेशन वो सी अल्फा के बराबर नहीं होगी, वो एच आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, 2C अल्फा के बराबर होगी, क्योंकि H2SO4 कैसा अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल। आगे समझ में। अब हमसे कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, तो कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट कर लोगे। आपके पास एच आयन हो गया 10 की घात -3 बटे 2, इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू 10 की घात -3, और सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10 की घात -4। आगे समझना। यहाँ एच आयन की कंसंट्रेशन सी अल्फा नहीं 2C अल्फा, क्योंकि H2SO4 आपको एक एच आयन थोड़ी देगा, बल्कि ये कितने देगा, 2 एच आयन देगा। H2SO4 को जब आप पानी में डालोगे तो आपको ऐसी तो मिलेगा, एच आयन प्लस एच आयन प्लस SO4-2। इसकी कंसंट्रेशन सी अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन भी सी अल्फा, तो टोटली जो मेरे पास एच आयन की कंसंट्रेशन आई वो किसके बराबर होती है, 2C अल्फा के बराबर। अरे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसीलिए यहां पर फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको कई बार बता चुका, 10⁻⁸ मोलर HCl विलियन की पीएच। जल्दीबाजी में 8 मत कर, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है। आपको पता है 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन, तो हमें पता है H आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है, Cl का। तो आप डायरेक्ट C ये मत लगा देना 10⁻⁸, क्योंकि अगर आप पीएच निकालोगे तो इससे 8 आएगी, और आपको पता है कभी भी एसिड की पीएच 7 से ज्यादा हो नहीं सकती, उसकी पीएच हमेशा 7 से कम होगी। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, और इस स्थिति में आपको पता है पीएच 6 व 7 के बीच में आती है, और आंसर 6.9। अगला क्वेश्चन, कोरिजन क्या है? जो जंग लगने का जो प्रोसेस होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। एनोड पर उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था, कोरिजन क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। लोहे पर जंग कैसे लगती है पूछा गया है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। क्या रिएक्शन होती है? लोहा है ये आपका Fe, जंग कब लगती है? जब लोहे के ऊपर पानी की बूंद गिरती है, और इस पानी के अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, और इस पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस भी घुली रहती है। ठीक है, ये जो लोहा है ये एनोड का फंक्शन करता है, ऑक्सीडेशन होता है, Fe+2 के रूप में इस सॉल्यूशन में आ जाता है, और छोड़े गए इलेक्ट्रॉन यहां रह जाते हैं। यानी एनोड क्या, जो लोहे की छड़ है ये एनोड का काम करती है। Fe किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? Fe+2 में। तो आधा आंसर तो इसी से आ जाएगा कि आपको पता है इसके अंदर Fe+3 में नहीं बदलता, बल्कि जब लोहे पर जंग लगती है तो Fe किस में बदल जाता है? Fe+2। फिर क्या होता है, यहाँ कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक Fe तो है नहीं, पता नहीं कितनी ही Fe है, कितने ही Fe+2 बनेंगे, कितने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनेंगे। भाई ये पूरा की पूरा तो एलिमेंट होता है, यहाँ एक लोहे का परमाणु तो है नहीं, पता नहीं कितने ही परमाणु। रिजल्टिंग क्या होता है, ये जो पानी और CO2 है, अब आपको पानी भी देता है H आयन, और साथ में पानी, थोड़े बहुत पानी भी H आयन देता है, और पानी के अंदर जो CO2 गैस घुली हुई है ये आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड भी आपको क्या देता है? H आयन देता है, और साथ में क्या देता है? कार्बोनेट आयन। आ रहा है समझ में? साथ ही साथ पानी के अंदर कौन सी गैस घुली हुई है? ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। अब ये क्या होता है कि Fe इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+2 में बदल जाता है, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन ग्रहण करता है, साथ ही साथ कौन ग्रहण करता है? वाटर ग्रहण करता है। मतलब त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन ग्रहण करता है वाटर की प्रेजेंस में। त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करता है? ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। और फाइनली ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? OH-। फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? OH-। तो इसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनली क्या होता है, तो Fe तो Fe+2 में बदलता है, और जो H2O वाला पार्ट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? OH- में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल सेल आपको बता चुका कि जो फ्यूल सेल होता है उनका सीधा सा तरीका होता है कि फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी, और हीट जो एनर्जी होती है वो उस एनर्जी को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। फ्यूल सेल का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको H2O2 फ्यूल सेल बता रखा है, जिसके अंदर याद करो मैंने कहा था इस तरीके से पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं, याद करो, और इस पोरस इलेक्ट्रोड के बीच में यहां पर क्या होता है? बेस होता है, बेस KOH या NH। इस तरीके से चैम्बर बना देते हैं, ये पोरस ही होता है। यहां पर कैटलिस्ट के रूप में प्लैटिनम लगा रहता है, यहां से H2 गैस पास करते हैं, H2 गैस यहां पर एनोड पर H2 गैस पास करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, H2 बदलता है 4H+ और इलेक्ट्रॉन के अंदर, और ये जो 4H+ है ये OH आयन से रिएक्शन करके वाटर बना लेता है, और यहां कैथोड साइड से हम पास करते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन गैस। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां चले जाते हैं? कैथोड पर, और O2 उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके OH- में क्या होता है? कन्वर्ट होता रहता है। समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर फाइनली जो फ्यूल सेल की रिएक्शन होती है वो क्या होती है? H2 और O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, H2O2 फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन एनोड का काम करता है, और ऑक्सीजन गैस किसका काम करती है? एनोड का। और
यहां एनोड और कैथोड इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए, और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए तो इनके बीच में क्या बहने लग जाएगी, धारा बहेगी। भाई H2O2 फ्यूल सेल यही तो काम करते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन को जलाएंगे वाटर बनेगा, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल है, अगर आप इसको जलाओगे ना तो वाटर बनेगा और साथ में खूब एनर्जी रिलीज होगी। अब यहां पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन का ही अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना रहा है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज एनर्जी को किस रूप में काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में अपन काम में लेना चाहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन एनोड का काम करता है और ऑक्सीजन कैथोड का काम करता है, ताकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए, और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए तो इसके अंदर क्या बहने लग जाएगी, धारा बहेगी। इसीलिए जो क्वेश्चन है अगला वो ये पूछा गया है कि H2O2 जो फ्यूल सेल है उसमें हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का दहन पाया जाता है, मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे दो इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं, उनके बीच में विभवांतर निर्मित किया जाता है ताकि उसके बीच में क्या बहे, धारा बहे। याद करो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बता चुका, आउटपुट डेल जी, इनपुट डेल एच इंटू क्या 100। डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुका हूं, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, डेल एच अपॉन डेल जी अपॉन डेल एच इंटू क्या होता है 100। यहां यह है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप उसको HCl में मिला रहे, मैग्नीशियम क्लोराइड और पानी बनता है, और आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ इस समय उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी बाहर निकलेगी। ये दिख रहा होगा HCl तो एसिड है, और मेटल ऑक्साइड आपको पता है बेसिक होता है, तो ये एक तरह की एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और ये रिएक्शन यूटिलाइजेशन एनर्जी होती है। अब क्या है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये सॉलिड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे ही हम HCl में डालते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब HCl में डाला जाता है तो जो सॉलिड है वो HCl में डिसॉल्व होता है। सो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है, जैसे ही आप उसको HCl में डालते हो तो क्या होता है, जो सॉलिड है वो HCl में डिसॉल्व होता है और एनर्जी रिलीज करता है। और साथ ही साथ क्या होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो बेस बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आ रहा है समझ में, या मैं आपको ऐसे समझाऊं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप HCl में डालोगे तो क्या क्या होता है, एक तो HCl क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप HCl में डालोगे ना तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को जब आप एसिड में डालते हो, यानी एसिड के अंदर जब सॉलिड डिसॉल्व होता है तो उस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और साथ ही साथ इन दोनों के बीच की न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी, भाई जब HCl अपना H आयन देगा और बेस जब पानी में घुल गया ये OH आयन देगा, तो इनके बीच में H+ और OH आयन यानी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी भी होगी, तो वो एनर्जी भी रिलीज होगी। और जब आप सॉलिड को एक्वस के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो वो एनर्जी भी रिलीज होगी। तो दोनों एनर्जीज का जो रोल होता है वो -57.33 किलो जूल प्रति मोल से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। देखो अंतर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ सॉलिड है, ये तो कन्फर्म है एसिड बेस रिएक्शन। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको पता है जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिलीज होती है -57.33 किलो जूल प्रति मोल। यहाँ एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो एनर्जी तो रिलीज होगी। साथ ही साथ जब सॉलिड को एक्वस के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, किसी सॉलिड को एक्वस में डिसॉल्व किया जाता है, तो वो प्रक्रम भी ऊष्माक्षेपी होता है। तो कुल मिलाकर एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी और साथ ही साथ डिसॉल्व करने के कारण भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो दोनों एनर्जी आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसीलिए जो एनर्जी का मान होता है वो -57.33 किलो जूल प्रति मोल से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आगे अंतर समझ में, हाँ, जिसमें सॉलिड को आपने डिसॉल्व किया। कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस CO2 से बना CO, डेल एच और डेल एस के मान दे रखे हैं, और ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन अपने आप कब होगी, इस रिएक्शन के लिए स्वतः प्रक्रम कब होगा। अब आप सबको पता है स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। कोई भी प्रक्रम स्वतः तभी होगा जब डेल जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक, डेल एच की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 170 किलो जूल, यानी 170 इंटू 10⁻³ माइनस डेल एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 170। अब आप खुद ही सोचे मैं यहां टेम्परेचर क्या रखूं ताकि ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाए। ये है 170 इंटू 10⁻³ जूल, और यहां डेल एस की वैल्यू कितनी है, 170। अब मैं ऐसा क्या करूं भाई, ये प्रक्रम स्वतः तभी तो होगा
जब डेल जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। और डेल जी की वैल्यू नेगेटिव करने के लिए क्या चाहिए, डेल एस से ज्यादा क्या वैल्यू होनी चाहिए, टी डेल एस की, ताकि कुल मिलाकर जो टेम्परेचर, जो कुल मिलाकर वैल्यू नेगेटिव में हो जाए। तो 170 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 जो टेम्परेचर है वो 1000 से ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू किसके अंदर होगी, नेगेटिव में होगी, और आपका डेल जी की वैल्यू किसके अंदर आएगी, नेगेटिव में। इसीलिए आंसर क्या रहा, 1110 के। आगे समझ, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच है। वो ये कह रहा है कि अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी नेगेटिव लाना है। अब डेल जी नेगेटिव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी डेल एस की वैल्यू डेल एस से ज्यादा लानी पड़ेगी, तभी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। यानी इस टेम्परेचर को 170 तो दोनों में कॉमन है, यानी टेम्परेचर को 10 की घात 3 यानी 1000 से ज्यादा रखना पड़ेगा, तब ये वैल्यू नेगेटिव के अंदर हो जाएगी। तो आपका डेल जी की वैल्यू किसमें आएगी, स्पॉन्टेनियस होगी। CO, CO2, N2O, N2O4 सबकी आपको क्या दे रखी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, और आपसे इस रिएक्शन के लिए डेल HR पूछ रहा है। तो आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका, डेल HR बराबर आप समेशन करोगे किसका, न्यू आई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू आई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या कर दोगे, रिएक्टेंट। यही वैल्यू पुटिंग कर दोगे, अरे हाँ या ना। अब देखो आपके पास N2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, N2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 81। N2O की, सॉरी N2O की कितनी है, हाँ 81 है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, -393। N2O, अरे अपन को तो प्रोडक्ट देखना है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाओगे ना। अरे जब अपन इस रिएक्शन के लिए मुझे इस रिएक्शन की हीट मतलब इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल एच फाउंड आउट करना है, और इन सब के लिए मुझे क्या दे रखा है, और इसकी मुझे क्या दे रखी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब किसी रिएक्शन के लिए डेल एच आर फाइंड आउट करना हो, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है, और इन सब की मुझे क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। तो फाइनल फॉर्मूला है कि जो भी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है उनमें से माइनस क्या कर दो, रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन। अरे आया समझ में। अब प्रोडक्ट की क्या 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 है आपके पास, एक तो N2O है, तो N2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन 81 दे रखी है, प्लस CO2 की कितनी है, CO2 की क्वेश्चन में देखो कितनी है, -393, तो 3 इंटू -393 माइनस, फिर इधर वाले की निकाल के फाइनली फाइंड आउट कर लो। अरे जोड़ बाकी तो कर ही लोगे, आगे समझ में। तो उसके बाद जब आप करोगे तो फाइनल जो आपका आंसर इसके अंदर आ रहा है वो कितना आ रहा है, फाइनली -700। क्या वो बोलो, आगे समझना क्या, कैलकुलेट करके देखो ना, फिर क्यों नहीं आ रहा, क्यों देखो अभी आ रहा है, देखो क्यों नहीं आ रहा है, आगे ना कर लेना कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको डेल एच का मान दे रखा है पानी के लिए, और आपसे पूछ रहा है इसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी। तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, ऐसा मैं यहाँ क्या फॉर्मूला लगाऊं जो मुझे डेल एच और डेल ई के बीच में रिलेशन निकालता है। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन गैस आर टी। कैलकुलेशन आप करेंगे, तरीका मैं बता, आगे समझ, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन गैस आर टी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एंथैल्पी का मान दे रखा है 40.66 किलो जूल प्रति मोल, तो 40.66 इंटू किलो को अभी यहीं कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की घात 3 जूल में। डेल ई क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, डेल एन गैस कैसे निकालोगे, आपको पता है जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे, वेपर में कन्वर्ट होगा। डेल एन गैस जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये भी गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। डेल एनजी कैसे निकालते हो, डेल एनजी निकालने का फॉर्मूला याद करो, जो प्रोडक्ट के गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल्स को माइनस करो। रिएक्टेंट तो 0 है लेकिन गैसेस प्रोडक्ट का 1 है, तो डेल एनजी की वैल्यू यहाँ पर कितनी लग गई, 1, क्योंकि आंसर हमें किसके अंदर निकालना है, जूल में, तो आर की वैल्यू कितनी लग जाएगी, 8.3। टेम्परेचर आप किस में लगा दोगे, हमेशा केल्विन में होता है, तो ये कितना हो जाएगा 373। फाइंड आउट कर लो जो भी आपका आंसर है, आगे समझना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे फाइनली तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 37.5। कैलकुलेशन आप करो,
ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहता है जो बर्फ है उसको जब हम, बर्फ जो है H2O सॉलिड, उस बर्फ को आप 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करते हो और वो लिक्विड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आप अवस्था परिवर्तन कर रहे हो और अवस्था परिवर्तन के दौरान जो एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला है वो होता है कि नियत ताप पर सिस्टम के द्वारा क्या एनर्जी अब्जॉर्ब की गई है अपॉन टेम्परेचर। बाकायदा क्वेश्चन में बता रखा है कि जो बर्फ है जब पानी में कन्वर्ट होती है, गलती है, उस समय वो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करता है, 1.435 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि आंसर कैलोरी पर मोल में है तो किलो को 10 की पावर 3 कर लिया, अपॉन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273, जो भी आपका आंसर है फाइंड आउट कर। इसके बाद जब आप आंसर करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 52.60। इसमें फर्स्ट है क्या, ये 5.26 ये आंसर। कैलकुलेशन आप करोगे, तरीका मैंने बता दिया, करके देख लो। कैलकुलेशन करके देखो, आप खुद ही करो, एक बार करो। अरे कैसे 1435 में 273 का भाग लगा लो, कैसे हो सकता है? 3 जीरो तो कट गई, वैसे 1435 में 273 का भाग लगा, वैसे ही पता चल रहा है 5 के आसपास होगा। वन 1.435 इंटू 10 की पावर 3, इसको 1000 लिखोगे तो 3 बिंदी तो वैसी गई। 1435 में 200 का भाग लगाओगे तो 200 पंजे 1000, कुछ ऐसे ही तो आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। करके तो देखो। नहीं आंसर की में 5.260 है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट देखो, आपको पता है जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या मानी जाती है। यहाँ पर यह है कि जो एलिमेंट्स हैं, जब ये एलिमेंट्स आपकी स्टैंडर्ड स्टेज में होते हैं तो आप सबको पता है उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, कार्बन, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन, इन तीनों की आपको क्या दे रखी है, हीट ऑफ कंबशन दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है मीथेन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? अब आप सबको पता है मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होगा। मीथेन का फॉर्मेशन ऐसे होगा कि मीथेन को इसके अवयवी तत्वों से बनाया जाएगा, और अवयवी तत्व क्या है, कार्बन, ग्रेफाइट प्लस 2H2। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। अब आप सबको पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन यहां कैसे निकालेंगे, आप सम्मेशन कर दोगे किसका, जो आपको कंबशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है उसमें से माइनस कर दोगे कंबशन एनर्जी ऑफ किसकी, प्रोडक्ट। आपके पास आंसर क्या, हाँ दे रखी है, देखो देखिए। अब देखो इसमें किस किस की वैल्यू, हाँ इस क्वेश्चन में अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा है। इसके अंदर केवल मीथेन की दे रखी है, ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन की नहीं दे रखी है। ये कॉपी के अंदर क्वेश्चन करा रखा है तो आपको ये वैल्यूज दे रखी होंगी, जैसे ग्रेफाइट की, इस मीथेन की दे रखी है, ऐसी क्वेश्चन में ग्रेफाइट और हाइड्रोजन की दे रखी होगी, और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके अंदर जो वैल्यूज है वो दे नहीं रखी, और फॉर्म तरीका यही लगेगा। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबको पता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसके ऊपर प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। ये जो रिलेशन देता है उसे अपन कौन सी इक्वेशन कहते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। अगला, डीडीटी अगर आपको फॉर्मेशन करना है, आपसे पूछा जा चुका, डीडीटी फॉर्मेशन करना है तो दो चीजें काम आती हैं, एक तो क्लोरबेंजीन काम आता है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस होती है, और आपको पता है दूसरी चीज हम क्या काम में लेते हैं, क्लोरीन। ध्यान आ गया होगा, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, रिमेनिंग को जोड़ दोगे तो आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग तरह की रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है वॉन रिश्टर रिएक्शन। वॉन रिश्टर रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है, वॉन रिश्टर रिएक्शन क्या रिएक्शन होती है। वॉन रिश्टर रिएक्शन में क्या करते हैं, जो नाइट्रोबेंजीन होते हैं उनकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं।
ये रिएक्शन वॉन रिश्टर रिएक्शन है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई थी रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ ब्रोमो जुड़ा हुआ है, अब आप सबको पता है जो ब्रोमो है, हेलोज है, इन सबका कौन सा प्रभाव होता है, माइनस आई होता है। तो जो ये नाइट्रोबेंजीन है, इसकी पैरा पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह दिखाई देगा। उसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं इथेनॉलिक सॉल्यूशन में। यहां पर क्या होता है कि जो नाइट्रो की ऑर्थो पोजीशन पे, इस नाइट्रो की चाहे ये ऑर्थो पोजीशन या ये ऑर्थो पोजीशन, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी नाइट्रो ग्रुप तो हट जाता है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर फाइनली क्या लग जाता है, CWH, या क्या लग जाता है, CWH, या तो यहां लगा लो या क्या लगा लो यहाँ। इस रिएक्शन को वॉन रिश्टर रिएक्शन कहते हैं। वॉन रिश्टर रिएक्शन में क्या होता है कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ एथेनॉलिक सॉल्यूशन में करते हैं। साइनाइड आयन क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, यहाँ पर Cn माइनस ऑर्थो पोजीशन पर क्या करता है, अटैक करता है। क्योंकि आप सबको पता है नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है, खींचेगा भाई। नाइट्रो का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस एम माइनस एम, माइनस एम। तो ऑर्थो पोजीशन पर ये कैसा चार्ज डेवलप कर देता है, पॉजिटिव चार्ज। उस चक्कर में यहाँ पर Cn माइनस अटैक करता है, फिर इन दोनों के बीच में इंटरएक्शन होता है, NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाता है और Cn ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CWH में। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, वॉन रिश्टर रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आंसर नंबर, वापिस देखें क्या, NO2 मेटा निर्देशित तो होता है, लेकिन जो नाइट्रोबेंजीन वगैरह है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ब्रोमो भी अपनी ओर खींचता है। उसके कारण रिजल्टिंग क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इसके ऊपर अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करने लगता, बल्कि कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। याद करो नाइट्रोबेंजीन को ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में बनाते नहीं बनाते, नाइट्रोबेंजीन को मेटा नाइट्रोफिनॉल में बदलते नहीं बदलते, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में। तो उसकी रिएक्शन सॉलिड क्यूएस से कराता है। तो आपको बता रखा है कि नाइट्रोबेंजीन मेनली तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता ही है, लेकिन ये कई जगह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दिखा लेता है। यहाँ पर ये क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप है ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता ही नहीं आ जाता। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं आता, तो पैरा पे तो ग्रुप जुड़ा हुआ है ही। अब ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो K प्लस की बजाय इसके ऊपर कौन अटैक करता है, यहाँ पर Cn। फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है और Cn फाइनली किसके अंदर बदल जाता है, आगे चलकर CWH। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं कौन सी, वॉन रिश्टर रिएक्शन। कई बात समझना, NO2 को रिप्लेस कर देता है, और ये जो CWH ग्रुप जुड़ता है वो NO2 की कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, ऑर्थो पोजीशन पर। या तो यहाँ जोड़ सकते हो या यहाँ जोड़ सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ जोड़ दिया यहाँ, और NO2 खुद तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और यहाँ Cn जुड़ गया, फिर बाद में Cn किस में कन्वर्ट हो जाता है, CWH। तो अपन को Cn को CWH में तो बदल नहीं रखा, तो इसीलिए इस आंसर हट गया। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वॉन रिश्टर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है ये भी वही रिएक्शन है। देखो ये जैसे अभी अभी अपन ने कहा नाइट्रोबेंजीन की ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन जैसे पहली वाली रिएक्शन थी, वो भी मैंने आपसे कहा इस समय नाइट्रोबेंजीन की ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस समय इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक करेगा, बल्कि इसके ऊपर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लग जाता है। अब जैसे ये डाइनाइट्रो है, डाइनाइट्रो, अब देखो ये नाइट्रो भी खींचेगा, ये नाइट्रो भी खींचेगा और ये नाइट्रो भी खींचेगा। इस स्थिति में इस रिंग के ऊपर, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। भाई ये नाइट्रो भी खींचेगा और ये नाइट्रो भी खींचेगा, तो ये रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली हो जाएगी, कमी वाली, कमी वाली। तो इस चक्कर में इसके ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल क्या करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है। वैसे तो नाइट्रोबेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, लेकिन मैंने कहा ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, भाई नाइट्रो ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, उसके कारण इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग जाती है। अब ऐसी स्थिति में इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल की जगह कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। और NaOH का कौन अटैक करता है इसके ऊपर, OH माइनस। और कौन सी पोजीशन पे अटैक करता है, ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपको पता है यहाँ और यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ OH को जोड़ोगे तो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है, इसीलिए OH यहाँ लगता है। इसीलिए आंसर क्या बनता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल बनता है। यहाँ जोड़ दो ना OH, नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो इसीलिए OH इधर जुड़ता है। यहाँ जुड़ेगा तो बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए यहाँ जुड़ना पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसबर्ग रिएजेंट आपको पता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, और हिंसबर्ग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिसके द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन तीनों में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, उपरोक्त सकते।
प्राइमरी एमीन किससे नहीं बनता? एमाइड की रिएक्शन Br2QH, हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, याद आ गया होगा, CO उड़ जाएगा, मैथिल एमीन बनेगा। साइनाइड का जब भी आप रिडक्शन कराओगे, साइनाइड का जब भी रिडक्शन कराते हैं तो एमीन्स में बदल जाता है साइनाइड, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, फिर एक एच यहाँ, फिर एक एच यहाँ, साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है एमीन्स में। लेकिन जब भी आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हो ना, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हो, तो आइसोसाइनाइड के रिडक्शन में 4 एच काम आते हैं ना, तो एक एच तो यहाँ जुड़ता है और 3 एच यहाँ जुड़ता है। यानी जब भी आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हो तो 1 डिग्री अमीन नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, 2 डिग्री अमीन बनता है। इसीलिए आंसर थर्ड गया। उसने पूछा कि आप प्राइमरी 1 डिग्री अमीन किससे प्राप्त नहीं करोगे, तो आइसोसाइनाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अमीन बनता है, साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो भी 1 डिग्री अमीन बनता है। आगे समझ? अरे आगे नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिलीन का आपने डाई एजोटीकरण किया। एनिलीन आप सबको पता है, एनिलीन का डाई एजोटीकरण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, एनिलीन का डाई एजोटीकरण किया, फिर आपने उसकी रिएक्शन कराई डाई मैथिल एनिलीन से। ये रहा एनिलीन, आपने इसकी रिएक्शन कराई डाई मैथिल एनिलीन से, कपलिंग रिएक्शन होगी, याद करो। कपलिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है। HCl बाहर निकल जाएगा और ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, बेंजीन और N के साथ 2 मैथिल। याद करो कपलिंग रिएक्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोबेंजीन का जब अम्लीय माध्यम में रिडक्शन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोबेंजीन के सारे रिडक्शन याद रखने हैं। नाइट्रोबेंजीन पिछली बार भी आया था फर्स्ट ग्रेड में। नाइट्रोबेंजीन का जब आपको पता है अम्लीय माध्यम में रिडक्शन कराते हैं तो NO2 NH2 में बदल जाता है। याद आ गया होगा, क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ये एनिलीन है, डाई एजोटीकरण NaNO2 और HCl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्यूप्रस साइनाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CN जुड़ जाएगा। अब ये भी बताया निकेल के द्वारा जब भी रिडक्शन कराओगे संतृप्त संतृप्त में बदलेगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, 1 डिग्री एमीन बन जाएगी, बेंजिल एमीन। और 1 डिग्री एमीन में जब आप नाइट्रस एसिड मिलाते हो तो रिएक्शन इस तरह से होती है, HONO। याद करो, लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। ये जो 1 डिग्री एमीन होता है ना, 1 डिग्री एमीन, ये जब भी 1 डिग्री एमीन आपको दिखाई दे और आपको कहे इसकी रिएक्शन HNO2 से कराओ, तो आपको ऐसे करानी है, HO। यानी जो 1 डिग्री एमीन होता है ना, 1 डिग्री एमीन, इसके अंदर जब हम नाइट्रस एसिड मिलाते हैं तो ये अल्कोहल और N2 गैस देता है। आगे समझ में? इसीलिए आपका आंसर क्या चला गया, इसमें क्या बनेगा, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, पहले तो बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आगे समझ में? क्यूप्रस साइनाइड कौन सी रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन दिमाग में आ रही होगी, N2Cl का सब्स्टिट्यूशन कर देगा, CN क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट में। आगे दें अगली रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जब जिंक और NH4Cl से कराते हैं तो NO2 कन्वर्ट हो जाता है NHOH में, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। अगर यहाँ एसिडिक मीडियम होता है तब तो NO2 NH2 में बदल जाता है, और जब उदासीन माध्यम होता है तो NO2 किस में बदल जाता है, NHOH में, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। एनिलीन का ब्रोमिनेशन जब आप एक्वस मीडियम में कराते हो तब तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, और एनिलीन का जब ब्रोमिनेशन आप कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हो तो ऑर्थो या पैरा नाइट्रो एनिलीन बनता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अगर बेंजीन में बदलना है तो फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे, और उसके लिए क्या यूज करते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आगे होगा ध्यान, सारी रिएक्शन पढ़ा रखी है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H9N, क्वेश्चन बोर्ड पे देख ले। नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कह रहा है अल्कोहल और N2 बन रहा है। तो अभी अभी मैंने कहा था ये 1 डिग्री एमीन का टेस्ट होता है कि अगर आप उसमें नाइट्रस अम्ल मिलाते हो तो आपको अल्कोहल और N2 मिलता है। तो इसका मतलब ये A क्या है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 3 डिग्री एमीन है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 डिग्री एमीन है।
वापस समझे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H9N है यानी एमीन है, उसमें हम नाइट्रस अम्ल मिलाते हैं तो अल्कोहल और N2 बनता है। ये 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है। 1 डिग्री एमीन में नाइट्रस अम्ल मिलाने पर NH2 अभी बताया OH में बदल जाता है, साथ में N2 गैस बाहर निकलती है। इसका मतलब ये हुआ ये जो C3H9N है ये या तो हो सकता है प्रोपिलएमीन या ये हो सकता है आइसोप्रोपिलएमीन। ये कहता है कंपाउंड ए है जिसके अंदर हम नाइट्रस अम्ल मिलाते हैं तो अल्कोहल और N2 बनता है, तो ये 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि 1 डिग्री अमीन में ही नाइट्रस अम्ल मिलाने पर NH2OH में बदल जाता है। अब ये कहता है ये जो A है इसमें क्लोरोफॉर्म और QH मिलाते हैं तो C प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, आप सबको पता चल गया होगा। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण में आपको पता है इसके अंदर जब क्लोरोफॉर्म और QH मिलाओगे तो ये तो बनाएगा प्रोपिल आइसोसाइनाइड, और जो दूसरा वाला है इसके अंदर जब क्लोरोफॉर्म और QH मिलाओगे तो ये बनाएगा आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड। आगे समझो। अब ये कहता है कि जो हमें C प्राप्त होता है, यानी जो C प्राप्त हुआ ये C, इसका रिडक्शन कराते हैं तो आइसोप्रोपिल मैथिल एमीन प्राप्त होता है। अब यहां आइसोसाइनाइड का अगर आप रिडक्शन कराओगे तो अभी भी बताया था आइसोसाइनाइड के रिडक्शन में 2 डिग्री अमीन प्राप्त होता है NHCH3, और इसका रिडक्शन कराओगे तो NHCH3। अब ये कहता है कि जो मुझे प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त हो रहा है? आइसोप्रोपिल मैथिल एमीन। इसका मतलब ये जो मेरा A है वो क्या है? आइसोप्रोपिल एमीन। वापस समझना इस क्वेश्चन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H9N। अब वैसे ही ये पता चल रहा है कि C3H9N 3 कार्बन वाला एमीन है, और 3 कार्बन वाला एमीन या तो प्रोपिल एमीन होगा या आइसोप्रोपिल एमीन। आया समझ? फिर ये कहता है जब मैं इसके अंदर नाइट्रस अम्ल मिलाता हूं, ये लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, 1 डिग्री एमीन में जब आप नाइट्रस अम्ल मिलाते हो तो NH2 किसके अंदर बदल जाता है? OH ग्रुप। अब इसने खुद ने ही कह दिया कि जो ये 1 डिग्री एमीन A है इसमें जब हम नाइट्रस अम्ल मिलाते हैं तो अल्कोहल और N2 बनता है, तो या तो ये प्रोपिल एमीन है या आइसोप्रोपिल एमीन है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में HNO2 मिलाने पर NH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये कहता है कि जब A की रिएक्शन A, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जब हम इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और QH से कराते हैं तो ये हो गया आइसोसाइनाइड परीक्षण जो 1 डिग्री एमीन देते हैं, जिसको हमने कार्बिल एमीन परीक्षण भी कहा था। उसमें NH2 आपको पता है आइसोसाइनाइड में बदल जाता है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? B। A को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर B प्राप्त हुआ, B। अब ये कहता है इसको हम अपचित कराते हैं। अब ये भी बताया था आइसोसाइनाइड का जब अपचन कराते हो तो 2 डिग्री एमीन बनता है, N के साथ 1 H जुड़ जाता है और C के साथ 3 H जुड़ जाता है। तो अगर फिर ये कहता है जो C बनता है वो बनता है आइसोप्रोपिल मैथिल एमीन। इसका मतलब फिर यही तो, क्योंकि इससे तो क्या बन रहा है? मैथिल प्रोपिल एमीन बनता, और आंसर में क्या कह रहा है? क्या बनता है? आइसोप्रोपिल मैथिल एमीन बनता है, इसीलिए आंसर क्या गया? आगे समझना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी बार आ चुकी रिएक्शन, जो ग्रेबिल थैलेमाइड एमीन संश्लेषण है उससे 1 डिग्री एमीन बनते हैं, और 1 डिग्री एमीन में भी एरोमेटिक एमीन नहीं बनते, केवल क्या बनते हैं? एलिफेटिक एमीन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से करा रहे हैं। ये रहा बीटा नेफ्थॉल। पहले तो आपने नेफ्थीन बना लिया, इसकी बीटा पोजीशन पे OH लगा दिया, इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल। ये भी एक प्रकार की कपलिंग रिएक्शन होती है। ये बीटा, ये अल्फा, इस अल्फा से हटाना H, क्या बाहर निकल जाएगा? HCl, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन भी किसका उदाहरण है इसने पूछा, तो आपको पता है HH+ के रूप में बाहर निकलेगा और ये N2 पूरा की पूरा इसके ऊपर जुड़ेगा। तो ये रिएक्शंस किसके उदाहरण होते हैं जिनमें भी आपको लगे कि कपलिंग रिएक्शन है? ये किसके उदाहरण होते हैं? इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन। आई बात समझ? अगली रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है। बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट।
इसको हम बदलना चाहते हैं आयोडोबेंजीन में, तो आप इसकी रिएक्शन कराओगे किससे? पोटेशियम आयोडाइड। डाईएजोनियम सॉल्ट की चाहे आप फिनॉल से रिएक्शन कराओ, चाहे एरोमेटिक एमीन से रिएक्शन कराओ, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, और आप सबको पता है वो किसका उदाहरण होता है? इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये गॉम्बर्ग रिएक्शन होती है। एथेनॉल और कॉपर चूर्ण काम में लेते हैं, इसमें फ्री रेडिकल बन जाते हैं और दो फेनिल रिंग आपस में जुड़कर बाइफेनिल कंपाउंड बनाते हैं। नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन आप जिंक और NH4Cl से कराते हो तो अभी अभी बताया था क्या बनता है? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। ये रिएक्शन एरिल हैलाइड की है, याद आ जाना चाहिए, ये रहा एरिल हैलाइड। सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं, सोडामाइड से मिलता है NH2-, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलता है अमोनिया के रूप में। यहां ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, बैक बॉन्डिंग होती है, लॉन पेयर कन्वर्ट इन पाई, Cl के रूप में बाहर निकल जाता है, और याद करें मध्यवर्ती क्या बनता है? बेंजाइन बनता है। आगे था, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई थी रिएक्शन SnCl2 और HCl। आप सबने स्टीफन रिएक्शन पढ़ रखी है। स्टीफन रिएक्शन में क्या करते हैं? पहले एल्किल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 और HCl से कराते हैं, एल्डामीन बनाते हैं, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो ये जो एल्डिहाइड है ये SnCl2 HCl से रिएक्शन आगे नहीं करता। नाइट्रोबेंजीन है, एसिडिक मीडियम है, अभी अभी आपको पता है नाइट्रोबेंजीन एसिडिक मीडियम में किस में बदल जाता है? एंट्रोपी किसके लिए नेगेटिव है? लिक्विड से गैस बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सॉलिड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक अणु दो अणुओं में बदल रहे हैं, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन टेम्परेचर को कम करते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है? कम होती है। प्रेशर को कम करने पर एंट्रोपी बढ़ती है। पहले एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 से करा दो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर आप HbF4 से कराओगे, ये रिएक्शन ऐसे हुई। आपने पहले इसकी रिएक्शन एनिलीन का डाईएजोटीकरण कराना है NaNO2 से, तो ये बन जाएगा क्या? इस तरीके से N2Cl। फिर याद आना चाहिए बॉल्ज सीमान रिएक्शन, HbF4 HCl बाहर निकलेगा, बनेगा बेंजीन डाईएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और फिर जब हम इसकी रिएक्शन NaNO2 से कराएंगे तो ये जो NO2- है इसका सब्स्टिट्यूशन कर देता है और खुद उसकी जगह आके लग जाता है, बनेगा पैरानाइट्रो। डेल एस मैक्सिमम पूछ रहा है किसमें होगा? इससे तो मतलब है नहीं। पहले तो रिएक्टेंट 1 था, अब 0 हो गया, एंट्रोपी कम हो गई। यहां रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है, एंट्रोपी पे कोई चेंज नहीं। यहां रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है, एंट्रोपी पे कोई चेंज नहीं। सेकंड वाले में आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट 1 बन रहा है, रिएक्टेंट 0 है, एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है। एंट्रोपी का मान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो आपकी एंट्रोपी का मान क्या होगा? सेकंड में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये सारी मुझे कंबशन एनर्जी दे रखी है। देखो कैसे कार्बन का दहन किया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का दहन किया गया है और CO2 बन रहा है। मुझसे इस रिएक्शन के लिए डेल HR पूछा। आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तरीका तो क्या है, मुझे इस रिएक्शन की डेल HR निकालना, इस अभिक्रिया की डेल HR निकालना। मुझे इसकी भी क्या दे रखी है, कार्बन ग्रेफाइट की क्या दे रखी है, कंबशन एनर्जी दे रखी है, और किसकी कंबशन एनर्जी दे रखी है, CO की कंबशन एनर्जी दे रखी है। अब अपन क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करें, मुझे ये थर्ड इक्वेशन चाहिए। थर्ड इक्वेशन मैंने आपको हेस लॉ बताया था कि कोई अभिक्रिया या तो एक पद में पूरी हो या कई पदों में पूरी हो, तो जो एंथैल्पी में चेंज होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है।
अगर आप इस फर्स्ट रिएक्शन को तो ऐसे के ऐसे रख लें और सेकंड रिएक्शन को भी ऐसे के ऐसे रख लें और दोनों को आपस में जोड़ दें, दोनों को आपस में जोड़ दें, दोनों को आपस में अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा, CO से तो CO कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, कार्बन ग्रेफाइट प्लस, देखो ये इक्वेशन देखो, कार्बन ग्रेफाइट इसमें, हाँ देखो हो गया ना पूरी, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, आप दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ो, CO से CO कैंसिल आउट हो जाएगा, कार्बन ग्रेफाइट आधा अणु और आधा अणु कितना हो गया, एक अणु, और क्या हो गया, CO2। इसका मतलब डेल H1 और डेल H2 को अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगी, डेल H3 आ जाएगी। आगे ध्यान, एस लो कि कोई अभिक्रिया एक पद में पूरी हो तब भी इतनी एनर्जी रिलीज होगी और कई पदों में पूरी हो तब भी इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल H1 प्लस डेल H2, ये एनर्जी और ये एनर्जी को आपस में जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा होगा, -393। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, मीथेन, मतलब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अपन को क्या दे रखा है, 46 वाले क्वेश्चन में हमने क्या कर रखा है, कार्बन का कंबशन कर रखा है, हाइड्रोजन का दहन कर रखा है, मीथेन का दहन कर रखा है, यानी मुझे कार्बन की कंबशन एनर्जी पता है, हाइड्रोजन की कंबशन एनर्जी पता है और मीथेन की कंबशन एनर्जी पता है, और मुझसे पूछ रहा है मीथेन का फॉर्मेशन करना है। मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस, क्या बना, CH4 गैस, यही तो था भाई। ये कह रहा है कि मीथेन का आपको फॉर्मेशन करना, मीथेन का फॉर्मेशन इसके अवयवी तत्वों से किया, C ग्रेफाइट प्लस 2H2 से बना CH4, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो डेल HF है, वही डेल HR, मीथेन के निर्माण के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वही डेल HF है और वही क्या है इस समय, डेल HR। अब मुझे इसकी इन तीनों की कंबशन एनर्जी बता, कार्बन ग्रेफाइट की कंबशन एनर्जी दे रखी है ना, ये भी किसकी दे रखी है, हाइड्रोजन की कंबशन एनर्जी दे रखी है। कंबशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, अवयवी तत्व का आप दहन करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन का दहन कर रहे हो, वाटर बन रहा है, मीथेन का दहन कर रहे हो, CO2 और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, सबकी आपके पास क्या आ गई, कंबशन एनर्जी आ गई। हाँ हाँ, क्या चीज, हाँ वो तो एक भी बात है, या तो तरीका एक और है, एक तरीका यह है कि मैं इस फाइनल इक्वेशन को लाऊं, एक तरीका यह भी है कि मैं क्या करूं, इन तीनों इक्वेशंस को काम में लूं, जोड़ बाकी इन तीनों में करूं और फाइनल मेरे पास ये इक्वेशन आ जाए, वो भी एक तरीका है। और वैसे भी अगर आप डायरेक्ट सोच लें इसमें, तो मुझे ये कह रहा है कि मीथेन का फॉर्मेशन करना है, मुझे इन सबकी कंबशन एनर्जी पता है, कार्बन की पता है, हाइड्रोजन की पता है, मीथेन की पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ही हमारे पास कि हमें डेल HR फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर दो, कंबशन एनर्जी ऑफ क्या कर दो, प्रोडक्ट, सॉरी कंबशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन एनर्जी ऑफ क्या कर दो, प्रोडक्ट। इस तरीके से कर सकते, आगे समझो, क्योंकि सबकी क्या दे रखी है, कंबशन एनर्जी दे रखी है। आगे समझो, अगला क्वेश्चन देखिए, और एक तरीका यह है फाइनल इक्वेशन लाओ, इनमें जोड़ बाकी करो। हाँ कर सकते, इससे भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, वैसे भी कर सकते। अगला क्वेश्चन, डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है कि CH बंध की बंध ऊर्जा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है, देखो यहां CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां CH4 को तोड़ा जा रहा है। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि पर्टिकुलर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, पर्टिकुलर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मतलब मुझे कोई एक मूल अणु दे रखा है जो गैसीय स्टेज में, और उसके पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं टूट रहा बल्कि 4 बॉन्ड बन रहे, यहां पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं टूट रहा बल्कि 4 बॉन्ड बन रहे। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो पर्टिकुलर कोई बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। अब ये कह रहा है मुझे CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी,
तीसरी इक्वेशन को देखो, आपने CH4 को तोड़ा किस किस के अंदर कन्वर्ट हुआ, CH3 में, और साथ में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये CH3 में, और साथ में किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन। तो आपने इस वाली इक्वेशन में CH बॉन्ड को तोड़ा, और उसके लिए आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, +5 किलो। तो आपसे पूछ रहा है बताओ CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ रही है। भाई बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, पर्टिकुलर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी। और खुद ही क्वेश्चन में तीनों डाटाज में दे रखा है कि जो तीसरी वाली इक्वेशन है उसमें हम CH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, y किलो के लिए। सेकंड ईयर देख लेना। अगला क्वेश्चन, अगर आप अमोनिया का निर्माण करते हो, 1 मोल अमोनिया का निर्माण उसके अवयवी तत्वों से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ΔHR वो रिलीज हो रही है -46 किलो कैलोरी प्रति मोल। कह रहा है अमोनिया का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी -46 किलो जूल प्रति मोल रिलीज होती है। फॉर्मेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है 1 मोल कंपाउंड का निर्माण करना है तो एनर्जी जो रिलीज हो, अगर 2 मोल का निर्माण हो तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, -92 किलो कैलोरी प्रति मोल। आया समझ में। अब वो उल्टा कह रहा है कि अगर मैं अमोनिया का डिसोसिएशन करूं, देखो पहले तो मैं फॉर्मेशन कर रहा था, अमोनिया का एक अणु जब मैं निर्माण करता हूं तो एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, -46। अगर 2 अणुओं का निर्माण होगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, -92। लेकिन अगर रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी अमोनिया को बनाने की बजाय मैं तोड़ूं तो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन वो माइनस की बजाय किस में देनी पड़ेगी, प्लस में। इसीलिए जो आंसर है वो कितना आया, 92 किलो जूल प्रति मोल। वापस देखें, अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 46। अमोनिया के 1 मोल का निर्माण जब आपने किया तो एनर्जी रिलीज हुई -46। 2 मोल का निर्माण करोगे तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, -92। लेकिन अगर इसी अमोनिया को इसके अवयवी तत्वों में तोड़ोगे तो जितनी एनर्जी निर्माण में रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी तोड़ने में रिलीज होती है। इसीलिए आंसर कितना रहा, 92 किलो जूल प्रति मोल। चेंज कर लेना, 48 का सेकंड कर लो अगर चेंज है। अगला क्वेश्चन, 5 मोल आदर्श गैस है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 8 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, 80 डेसीमीटर क्यूब में बदल रहे हो, चेंज इन एंट्रोपी। फाइनली फॉर्मूला याद होना चाहिए, ΔS बराबर 2.303, फिर क्या आता है NR, फिर क्या nRT log 10 V2 बटे, फॉर्मूले में पुट कर लो, सारी वैल्यू दे रखी है। 2.303, N 5 है, R की वैल्यू जूल में है तो 8.3 लगाओगे, टेम्परेचर 100 रख दोगे, log V2 कितना हो गया 80 और V1 कितना है 8। फाइनली कैलकुलेट करो, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल पानी है, उसको मैं वेपर में बदल रहा हूं, 1 मोल पानी, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाष्प में बदलती है और वाष्प किस में बदलता है, लिक्विड में। तो एक तरीके से साम्यावस्था स्थापित हो गई, और साम्यावस्था के दौरान आप सबको पता है ΔG का मान कितना होता है, जी है समझ। ये साम्यावस्था की बात कर रहा है। फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, पानी 100 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर पर वाष्प में, और वाष्प 100 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर पर वापस किस में चेंज हो रही है, पानी। तो आपसे पूछ रहा है इस रिएक्शन के लिए ΔG क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको पता है ΔG का मान क्या होता है, 0। आगे समझो।